हेलो एवरीवन, एक बार फिर बहुत छोटे से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं हम फिर से एक बार। टॉपिक आप कहोगे सर इतना कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, बुक में सारे तो इतने लंबे लंबे टॉपिक हैं। हम कहेंगे जरा ध्यान से आप सोचो, क्योंकि भाई वो टॉपिक इतना छोटा है कि मान लो आपने 2 पेजेस पलट दी, पता चला वो चला गया, आपने कहा ओ सर अच्छा एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हम कहेंगे हाँ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बुक का सबसे छोटा चैप्टर, और वो क्या है? वो है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब मेन चीज आती है, अगर हम कहें कि बेटा आप हमको ये बताओ कि इस एनालिटिकल का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे अरे सर किसी चीज की एनालिसिस करना। हम कहेंगे वेरी गुड। और भाई केमिस्ट्री में तो विदाउट एनालिसिस कुछ हो ही नहीं सकता। इतने सारे केमिकल्स होते हैं, इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, हम उनकी एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बताएंगे कि उसका नेचर क्या है? हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम एनालिसिस करके सॉल्ट्स के बारे में बताते हैं, सॉल्ट्स के या किसी भी केमिकल कंपाउंड के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह का है, उसका एक्शन क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर। तो इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आपका एक तो NaOH है और एक NH4OH है। इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, वेरियस सॉल्ट्स की हम करेंगे एनालिसिस। और कैसे करेंगे कि हम उन सॉल्ट्स में NaOH और NH4OH को डालेंगे और हम देखेंगे क्या कलर चेंज हो रहा है, और उसके बाद हम डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई ये वाला सॉल्ट ये है। अब बात आती है यहां पर, आप कहोगे हाँ सर लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने कहा नहीं, देखो 1 पेज की टेबल है, हमने कहा इसको याद कर लो। आपने कहा ठीक है सर। भाई देखो आप लोग क्या करते हो, इंग्लिश के इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब लर्निंग वाले सब्जेक्ट, हिंदी सब रट लेते हो। तो ये एक पन्ने की क्या बात है, तुरंत रट लोगे, आधा घंटा लगेगा, आपने रट लिया। आपने कहा सर रट लिया, हमने 2-3 क्वेश्चन दिए, आप कंफ्यूज हो गए, उल्टा कर दिया आपने कि अरे यार इसमें सॉल्युबल था या इसमें इनसॉल्युबल था। वो प्रॉब्लम होती है, अभी उसका सोल्यूशन भी देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जो आप टेबल लर्न करने से पहले ध्यान रखोगे। आप देखोगे पूरी एक लंबी सी टेबल बनी हुई है और लास्ट में वहां पर इस टाइप से कुछ कलर्स दिए हुए हैं, कलर्स के नाम। आपको सबसे पहले क्या करना है, लर्न करने से पहले आप ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि जो भी आपके कलर दे रखे हैं उनके नीचे आप किसी डिफरेंट पेन से, कोशिश करो रेड पेन से, ताकि आप जब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर खोलो आप सोचो कि अच्छा हाँ ये रेड पेन से लिखा है, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो उसके नीचे आप PPT लगा लो। ऐसा क्यों आप कहोगे? हम इसलिए कह रहे हैं ये क्योंकि हम लोग जब कॉपी करेक्शन में जाते हैं हम लोग अक्सर देखते हैं कलर सही होता है, लेकिन प्रेसिपिटेट टर्म ना लगा होता है, हम लोग को 0 दे देना होता है क्योंकि वो कलर प्रेसिपिटेट के होते हैं। तो अब यहां पर बात आ गई कि आपने सबके संग PPT लगा लिया, ठीक है। आपने कहा सर ये भी कर लेंगे, ये भी रट लिया, PPT भी रट लिया। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है, नोइंगली या अननोइंगली बच्चा कर जाता है, टेबल पूरी याद है लेकिन हुआ क्या, उसने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन आया, मान लो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट टिल इन एक्सेस। बच्चे ने कहा अच्छा कॉपर सल्फेट के संग टेबल याद करिए, अच्छा पेल ब्लू PPT बनता था, बस उसने दिया पेल ब्लू PPT फॉर्म्ड। गलती हो गई, क्यों? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कि टिल इन एक्सेस। तो भाई जब आप टेबल याद ही कर रहे हो, प्रेसिपिटेट आपने जोड़ दिया है कलर्स के संग, तो हम एक एडवाइस देंगे आपको कि आप वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट कि टिल इन एक्सेस, आप अलोंग विद सॉल्युबिलिटी अपना आंसर लिखो। भाई अगर उन्होंने पूछा कि NH4OH एडेड टू कॉपर सल्फेट, आपने लिखा पेल ब्लू PPT फॉर्म, सही है। लेकिन उन्होंने पूछा टिल इन एक्सेस, आपने लिखा पेल ब्लू PPT फॉर्म, मतलब गलत हो गया। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, आपने लिखा पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हिच इज soluble in excess and changes into inky blue solution, भाई कोई नंबर नहीं काटेगा क्योंकि आपका प्रेसिपिटेट सही है। भाई आपने एक्सेस में लिख दिया, थोड़ा ज्यादा लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्होंने एक्सेस में पूछा और आपने थोड़ा सा लिख दिया
तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो भी कलर देख रहे हो उन कलर में पहली चीज तो पीपीटी लगाओगे, उसके बाद वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट, ये वो चीजें हैं जो याद करने से पहले हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप उसमें गलती ना करो। उसके संग उसकी सॉल्युबिलिटी जरूर लिख देना। भाई जब याद कर रहे हो तो उतना भाई याद तो करना ही करना है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा और वो याद कर लें कि हम उनकी सॉल्युबिलिटीज भी पढ़ लें साथ में। अब आपने कहा ठीक है सर हम ये चीज याद रखेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम सर ये हो रही है कि हमारी टेबल उल्टी हो जाती है, कभी कभी हम उल्टा लिख जाते हैं क्योंकि वो इतनी सिमिलरिटीज हैं कि हमको समझ ही में नहीं आता। तो हम कहेंगे देखो आप एक काम ये करो, हमने क्या किया है, हमने सारी पूरी टेबल का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है। आप टेबल में देखोगे बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारे जो है वो हैं, तो उसमें आप पहली चीज तो यहां पर नोट करके आप लिख लो। आप देखोगे जितने भी आपके सॉल्ट दिए हुए हैं उनमें पहली चीज क्या है आपकी, पहली चीज है आपकी कि आप देखोगे वहां पे आपको Fe+2 दिया है एंड Fe+3 दिया हुआ है। अच्छा ये तो आपको मालूम ही होगा कि ये फेरस होता है और ये आपका फेरिक होता है। अब आपने टेबल में ध्यान से देखा, आपने यहां पर क्या देखा कि इसमें आपका सेम टेस्ट है विद NaOH एंड NH4OH। अभी तो केवल हम आपको ये बता रहे हैं नोट करने के लिए, अभी इन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस पर भी आते हैं। मतलब अब आपने क्या किया, अब आपको जो दो अलग अलग चीजें याद करनी थी वो आप एक जगह याद कर लो कि फेरिक एंड फेरस विल गिव सेम टेस्ट अलोंग विद NaOH एंड NH4OH। अब फेरिक कौन सा कलर देगा, फेरस कौन सा कलर देगा, वो तो आपने जो हमने कहा था टेबल याद कर लो, वो तो आप याद कर लो, तो आपका वो कंफ्यूजन खत्म हो गया कि कहां पे हमें सॉल्युबिलिटी लिखनी कहां पे नहीं लिखनी है, क्योंकि बोथ जो है आपके यहां पर दोनों ही आप देखोगे NH4OH के संग NaOH के संग दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, जो अभी हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आएंगे उस पे। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि सिमिलरली आपका Zn+2 ये भी क्या होता है, ये सेम टेस्ट देता है। अभी इसको भी आप और छोटा कर सकते हो, सेम टेस्ट विद NaOH एंड NH4OH। अब आप सेम टेस्ट का मतलब दोनों में एक ही चीज मत लिख देना, हम यहां पर बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, नॉट कलर ऑफ पीपीटी। कलर ऑफ पीपीटी तो आपको याद ही करना है, कलर ऑफ पीपीटी वो तो आपको याद ही करना है हर हाल में। तो अब एक कंक्लूजन हम लोगों ने क्या निकाला, अब देखो दो सॉल्ट थे अब आपके तीन हो गए कि Fe+2, Fe+3 और Zn+2 ये सॉल्युबिलिटी वाइज सेम टेस्ट देंगे। अब जब आप याद करोगे तो आप ऑटोमेटिकली याद कर लोगे कि इनसॉल्युबल होते तो दोनों इनसॉल्युबल होते, आपका एक काम खत्म, केवल आपको इनके कलर्स याद करने हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। सिमिलरली जो है आपका जैसे ये Zn था, उसके बाद आपका Mg+2 के संग भी सेम यही चीज होता है, सेम टेस्ट विद NaOH एंड NH4OH। हम बार बार इस चीज को बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। आपने देखा होगा कुछ में सॉल्युबल इनसॉल्युबल, NaOH में सॉल्युबल, NH4OH में इनसॉल्युबल, लेकिन ये हम इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन ना हो तो हम ये भी हटा देते हैं, नॉट कलर ऑफ पीपीटी। पीपीटी का आप कलर आप तो याद ही करोगे, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी में आप ये चीज लिखोगे। तो ये हम लोग की सिमिलरिटी हो गई, जिसका हम लोगों ने एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाला कि Fe+2, Fe+3, Zn+2 एंड Mg+2 ये चार सॉल्ट ऐसे हैं जो सेम टेस्ट आपके देते हैं विद NaOH एंड NH4OH। अब आप देखोगे टोटल 6 दे रखे, जिसमें 4 तो आपने बड़े आराम से निपटा दिए। अब क्या हुआ कि ये चीज हमने ले ली, लेकिन फिर हम बार बार बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटीज। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने ये नोट कर लिए। अब हम आते हैं जिसमें अभी हम जब इनके कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो आप वहां पर ध्यान रखना, अभी हम बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं
और आपको उनमें उनके सोल्यूशन में क्या क्या लिखना है। अब हम आपसे यहां पर बात करेंगे थोड़ी सी कि एक कैल्शियम है, आप ध्यान रखना कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट Ca+2 कोई भी सॉल्ट जो है विद NH4OH, क्योंकि अब ये चीज पूरे उसमें पूरे टेबल में इकलौती है तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, विद NH4OH नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता है। और ये भी डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड उसमें काम आएगा आपका बहुत ज्यादा। अब बात हो गई कि Ca+2 NH4OH के संग तो नहीं देगा कुछ, तो NaOH के संग क्या देगा। तो जब हम यहां पे NaOH लेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा मिलता है डल व्हाइट पीपीटी। यहां पे आप केवल व्हाइट पीपीटी भी लिख देना, अगर सॉल्युबिलिटी सही है तो। अगर आपने डल, जिलेटिनियस, मिल्की, डर्टी, कर्डी नहीं लिखा तब भी वो आंसर आपका सही माना जाता है, बट सॉल्युबिलिटी शुड बी करेक्ट। डल व्हाइट पीपीटी which is almost insoluble in excess। अब देखो आप ध्यान से, यहां पर हमने पीपीटी भी लगाया है, हमने यहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी भी लिखी है, तो ये मस्ट है। तो ये हो गया हम लोग का कैल्शियम के साथ। तो आप देखो 1 2 3 4 5 तो आपके निपट गए। अब यहां पर नेक्स्ट बात आती है कि हम भाई बचा क्या क्या, कॉपर बचा और लेड बचा, क्योंकि कॉपर और लेड ही ऐसे दो हैं आयंस जिनमें आपके NH4OH और NaOH के संग आपका एक्शन अलग अलग है। तो उसको भी हम एक टेबल के फॉर्म में आपको बता रहे हैं। आपने क्या किया, Cu+2 और बचा था आपका Pb+2, इनका एक्शन आपको शो करना है। टेबल पूरी समझ लीजिए, आपको ये याद करनी, बाकी सब में सब वो सिमिलर टेस्ट थे। और ये आपका NH4OH। अब आपने टेबल देखा, ध्यान रखना है टेबल में पीपीटी जरूर लगाएंगे कलर के संग। अब आपने Cu+2 के संग देखा, आपने कहा सर ये तो है, सॉरी इंपॉर्टेंट चीजें, कलर चेंज, पेल ब्लू पीपीटी, और क्या हुआ आपका इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ये बात हो गई आपकी NaOH के संग। अब NH4OH में आप देखोगे प्रेसिपिटेट कलर सेम है, पेल ब्लू पीपीटी, फिर सॉल्युबल इन एक्सेस। बेटा ध्यान रखना, हम लोग इस पे नंबर काटते हैं। बच्चा लिखता है पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस एंड चेंजेस इनटू इंकी ब्लू। एंड आप कहोगे अरे सर सही तो है, हम कहेंगे सही कहां, भी हम बता रहे तब सही होगा, अभी तो गलत है। एंड चेंजेस इनटू इंकी ब्लू सॉल्यूशन। भाई आप खुद ही सोचो, कोई प्रेसिपिटेट जब सॉल्युबल होगा तो उसके बाद सॉल्यूशन बनाएगा, तो आपको ये सॉल्यूशन टर्म जरूर लिखना है इंकी ब्लू के संग, और ये पेल ब्लू पीपीटी, और यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी। ये 3 पॉइंट्स हम लोग देखते हैं जब कॉपी करेक्शन के लिए जाते हैं। तो अगेन Cu+2 with NaOH, pale blue PPT, insoluble in excess, but in NH4OH it is soluble, means pale blue precipitate which is soluble in excess and changes into inky blue solution। अब बात आती है यहां पर लेड की। तो जब आप लेड देखोगे तो यहां पर क्या होगा कि आपका चौकी व्हाइट पीपीटी बनता है। अगेन आप केवल व्हाइट भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉल्युबिलिटी जरूर होनी चाहिए, चौकी व्हाइट पीपीटी। और ये क्या होता है आपका सॉल्युबल इन एक्सेस होता है, सॉल्युबल इन एक्सेस। और जब ये सॉल्युबल होता है तो व्हाइट पीपीटी जब सॉल्युबल हो जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर सॉल्युबल इन एक्सेस एंड चेंजेस इनटू कलरलेस सॉल्यूशन।
कलर। तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या है आपका, ये जो दो डिफरेंट तरीके के वो देते हैं, सॉल्युबल एंड कलरलेस सॉल्यूशन। और यहां पर आपका क्या हुआ, सेम यही चौकी वाइट पीपीटी, चौकी वाइट पीपीटी, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अब इनसॉल्युबल है तो कोई बात ही नहीं भाई, आपने केवल इनसॉल्युबल लिख दिया, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। लेकिन आप खुद सोचो, अगर कोई प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो रहा है तो वो सॉल्यूशन बनाएगा, तो व्हाटएवर इट मे बी द कलर आफ्टर एडिंग excess of NaOH or NH4OH, you will write solution along with the new color। तो ये चीज हो गई हम लोग की। अब यहां पर आता है बात कि हम लोग, आपने कहा सर ये तो याद कर लिया हमने, अब इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब हम लोग उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा, टेबल आपको ही, भाई देखो टेबल तो हम याद नहीं कर सकते, हम केवल एक आपको शॉर्ट तरीका बता सकते हैं कि आपको टेबल याद करने में क्या क्या चीजें याद रखनी है। भाई जैसे Fe+2 है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है आपका, Fe+3 है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है आपका, वो तो आपको ही याद करना है। तो वो हम केवल आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप पूरी टेबल को यूज करना जिससे आपके क्वेश्चंस में कोई भी गलती ना हो। हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल कलर लिखेंगे, प्रेसिपिटेट उस पे लगाएंगे, उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी के साथ आंसर लिखेंगे। अब बात यहां पर आती है, हमने कहा कि बेटा एक चीज बताना, एक क्वेश्चन है कि NH4OH is added to copper nitrate till in excess। आपने कहा सर हमने जो टेबल याद करी थी, ये दूसरी बच्चा मिस्टेक करता है, सर हमने जो टेबल याद करी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि CuSO4 के संग NH4OH दिया था सर, लेकिन यहां तो कॉपर नाइट्रेट दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका टेस्ट। हम कहेंगे कि बहुत माइन्यूटली ये चीज आपने ऑब्जर्व करी है, क्योंकि आपने इसका मतलब सीरियसली टेबल याद करी कि आपको याद था कि कॉपर वाले में Cu+2 में कॉपर सल्फेट दिया हुआ था, यहां पे कॉपर नाइट्रेट दिया हुआ है। हम कहेंगे वेरी गुड, लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है, वो क्या, हम देखेंगे कि जो हमारी इस टाइप से एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेबल बनी हुई है, Ca+2, Mg+2, Cu+2, Fe+2, Fe+3, जितने भी आपके ये कैटायंस दिए हैं, आप एक चीज याद रखना कि NaOH या NH4OH का एक्शन इन सारे कैटायंस के सब सॉल्ट्स के संग, जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, तो यहां पर ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैटायन विल गिव सेम टेस्ट। क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है, ये वाला क्वेश्चन आया है, पता चला उसने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा 1 का B और छोड़ दिया, तो मे बी पॉसिबल हम लोग का कंक्लूजन ये निकलता है कि मे बी पॉसिबल कि बच्चे ने सोचा कि अरे यार हम लोग तो कॉपर सल्फेट से याद करके आए हैं, यहां तो कॉपर नाइट्रेट दिया हुआ है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि फॉर एनी सॉल्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर कैटायंस द टेबल विल शो द सेम टेस्ट। तो एक चीज ये हो गई। भाई देखो टेबल आपको याद करनी है, हम केवल यही चीजें बता सकते हैं आपको। शॉर्टेस्ट तरीका यही था कि किस तरह से हम किन किन चीजों में क्या क्या चीजें लिखेंगे, क्या क्या चीजें नहीं लिखेंगे। अब बात आती है यहां पर, आप कहोगे सर इसमें चलिए हमने टेबल याद कर लिया, आपने जो कहा वो भी ध्यान रखा, सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हम इस पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री पर जरा आते हैं कि इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहली चीज जो है आपका सिंपल सा वही ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अभी एक एक दो एग्जांपल से सब इलस्ट्रेट करते हैं। दूसरी चीज आपका गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। आप कहोगे अरे सर ये कहां से आ गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, इक्वेशंस तो बड़ी डिफिकल्ट। हम कहेंगे नहीं अभी रुक जाओ, गिव बैलेंस्ड इक्वेशंस। तीसरा
डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, कि आपको दो कंपाउंड्स दिए हैं, उनमें डिफरेंशिएट करना है आपको। तो हम लोग बारी बारी से एक एक टाइप पे आते हैं। तो हम यहां पर पहले बात करते हैं टाइप 1 की। अब इस टाइप 1 में क्या है, आप कहोगे सर ऑब्जर्वेशन बेस्ड, सिंपल सा क्वेश्चन आया, जो चीजें हमने बताई सब ध्यान रखनी है आपको, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। हमने आपसे कहा कि NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट फर्स्ट इन लिटिल अमाउंट, कभी कभी ऐसे आता है फर्स्ट इन लिटिल अमाउंट देन इन एक्सेस। बस आपको टेबल याद थी, आपने कहा सर रुकिए देखिए, इस टेबल में ये था कि जो लेड के सॉल्ट है NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेस में और आपका कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं, हम कहेंगे वेरी गुड। तो आपने यहां पे क्या लिखा, आपने सिंपल सा लिखा चॉकी वाइट PPT formed which is soluble in excess and changes into inky blue solution, changes into colorless solution। तो ये हो गया कि हमने आपको ये बताया भाई। अब देखो आपको टेबल याद है, आपको सारे प्रेसिपिटेट याद है, उनकी सॉल्युबिलिटी याद है। ऑब्जर्वेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे एक पूछा जाए, दो पूछा जाए, तीन पूछा जाए, चार पूछा जाए, पांच पूछा जाए, आप सारे लिख लोगे बड़े आराम से। बस फंडा आपको याद रखना है, ओरिजिनल कलर, सॉल्युबिलिटी, देन चेंज कलर इफ सॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो ये हम लोग का टाइप 1 में हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में, जहां पे है हम लोग का क्या कि गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बात आती है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में आप कहोगे सर देखिए एक्सेस वाली इक्वेशन जो है आपकी वो नहीं है, केवल आपको वो इक्वेशन लिखनी है। और जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, आप देखोगे वहां पर क्या है कि एक ना एक इक्वेशन आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री से जरूर आई है कि NH4OH ऐड कर दीजिए या NaOH ऐड कर दीजिए। तो अब यहां पे आपका सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या हुआ, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन NaOH is added to, कुछ भी आप ले लो, आयरन 2 क्लोराइड। अब आयरन 2 क्लोराइड का ऑब्जर्वेशन आप देखोगे वो तो आपका दिया ही हुआ है कि यहां पर होता है डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अब क्या हुआ, अब इक्वेशन लिखनी है। अब आप देखो FeCl2 इसमें NaOH डाला। अब आप देखो ध्यान से, हमने क्यों बोला था आपसे कि हर एक कलर में प्रेसिपिटेट जरूर लगाना, कहीं ना कहीं वो चीज काम जरूर आती है, प्रेसिपिटेट जरूर लगाना। क्योंकि यहां पर जब हम इन एनायंस के किसी भी सॉल्ट की NaOH या NH4OH के संग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि दोनों आयंस और दोनों मतलब जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके आयंस और रेडिकल्स आप आपस में एक्सचेंज कर दो। हम कैसे मान ले, इक्वेशन डिफिकल्ट होती नहीं याद होती है। आप देखो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, बस ये इसके संग ऐड कर दो, ये इसके संग ऐड कर दो, आपकी बन गई इक्वेशन। मींस FeOH होल ट्वाइस प्लस NaCl। अब बैलेंस कर दो इसको, यहां 2 लगा के यहां 2 लगा दो, ये लो भाई हमारी इक्वेशन हो गई। कोई भी आप इक्वेशन देख लो, जितने भी सॉल्ट की इक्वेशन दे रखी हैं सारी की सारी आप देख लो, सब डबल डिकम्पोजिशन इक्वेशन है। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली
डबल डिकॉम्पोजिशन दिखा के सॉल्ट का और NaOH या NH4OH के आयंस आपस में एक्सचेंज करके सॉल्ट बना देने। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इक्वेशन बैलेंस जरूर लिखना, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये हम लोग का सेकेंड टाइप क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है वो हमने आपको बता दी। अब हम जरा थर्ड टाइप पे आते हैं, जिसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपको। हमने यहां पर थर्ड टाइप में लिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। अब देखिए यहां पे इसको हम जरा दो से लेंगे। पहला, मान लो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि FeCl2 और FeCl3 में डिफरेंस बताइए। यहां पर अगर आपने एक्सेस में सॉल्युबिलिटी समेत याद किया है तो तब भी अच्छा है, नहीं याद किया है तो आप यहां पर इस डिफरेंस वाले में तो काम चल जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि Fe+2 डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, Fe+3 रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे FeCl2, यहां पे FeCl3। अब भाई बच्चा लिखता है डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म, भाई जीरो, आपने कुछ ऐड किया? तो ये आपने मेरे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले वीडियो में देखा होगा, हमने बोला था इन सब चीजों में कि आप जो है जब डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड वाले क्वेश्चन देखोगे तो आप सबसे पहले सेम रिएजेंट दोनों में ऐड करोगे, फिर उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो लिखोगे। मींस यहां पर आपने टेबल जो शुरुआत में हमने आपको पॉइंट्स बताए थे आपने याद रखा, आपने कहा था अच्छा सर ने कहा था सॉल्युबिलिटी के टर्म में दोनों Fe+2 Fe+3 सेम टेस्ट देंगे, चाहे NaOH डालें चाहे NH4OH डालें। तो जो भी आपने यहां पर डाला आप उसको लिख दो NaOH। भाई सॉल्युबिलिटी सेम है, बोथ इनसॉल्युबल होते हैं, बस कलर आपको याद रखना। Fe+2 यानी कि डर्टी ग्रीन PPT फॉर्म्ड, डर्टी ग्रीन PPT फॉर्म्ड। फिर यहां पर जब NaOH आप ऐड कर चुके हो तो दोबारा चाहे आप यहां ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप यहां लिख दो रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म्ड। इसको आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो कि ऐड NaOH टू बोथ सॉल्ट, the salt that gives dirty green precipitate is FeCl2 and the salt that gives reddish brown PPT is FeCl3। अब both are insoluble, तो लेकिन आप देखो यहां पे हम इनको इनके कलर से ही पहचानने जा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम वहां पर आती है जब हम देखते हैं कि दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी के टर्म पर। यह भी हमने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा तरीके से इंफेसाइज करके बताया था, क्योंकि इसमें गलती होती है। तो अब हमने आपसे कहा कि बेटा यहां पर, तो आपने कहा अच्छा सर रुकिए, हम लोग ले लेते हैं PbNO3 होल ट्वाइस। अब देखो एक हमने लेड का सॉल्ट लिया, अब लेड का सॉल्ट लेते ही आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये जो है हमारा कलरलेस बन जाता था। दूसरी चीज हम यहां पर ले लेते हैं, मान लो कि MgNO3। अब देखो इस Mg+ में आपने देखा था चाहे NaOH डालो चाहे NH4OH डालो वो आपका व्हाइट PPT देगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। लेकिन यहां Pb में क्या होगा कि PbNO3 में आप क्या करो, ऐड NaOH। क्योंकि देखो यहां पे आप देखोगे कि दोनों Mg और Pb दोनों ही हमारे क्या थे, व्हाइट PPT थे। ऐड NaOH तो आपका क्या होगा, चौकी व्हाइट PPT, चौकी व्हाइट PPT, soluble in excess and changes into colorless solution टर्म देना जरूरी है solubility के बाद। यहां पे आपका क्या होगा, अब देखो यहां पे आपका क्या है, मान लो आप यहां Mg+2 का कलर भूल गए, आप कुछ नहीं, आप लिख दो व्हाइट PPT formed which is insoluble in excess। तो अब आप देखो ध्यान से, insoluble in excess डिफरेंस हो गया, दोनों में व्हाइट PPT आ रहा था, लेकिन ये सॉल्व जब एक्सेस में मिला दोगे तो वो आपका कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां एक्सेस मिलाओगे तो ये व्हाइट PPT व्हाइट ही रहेगा। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ आपका, वैसे ये डल ना भी लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या हो गया आपका ये डिफरेंशिएट। तो यहां ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि इफ डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट,
whether it is dull, milky, curdy, gelatinous, always write solubility, क्योंकि तभी उसका डिफरेंस आएगा। तो ये हम लोग के थर्ड टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो इसमें बस ये थोड़ी सी चीज ही है जो आपको याद रखनी है कि हम क्या करेंगे कि 3 तरह के क्वेश्चंस टेबल में पीपीटी लगाएंगे, सॉल्युबिलिटी के साथ आंसर लिखेंगे, एक्सेस में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, और फिर हम उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो शुरुआत में हमने टेबल बताई है कि किसमें क्या करना है, कैसे करना है, और इन टाइप के क्वेश्चन के बेसिस पर आप अपना पूरा चैप्टर तैयार कर लोगे। तो ये छोटा सा 1 पेज का चैप्टर हो गया। लेकिन यहां पर आप देखोगे पीछे पेज पलटा, इक्वेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमने एसिड बेस सॉल्ट में वैसे कवर कर दिया है सॉल्ट वाले टॉपिक में। यहां पर क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि मेटल की रिएक्शन हम जब एल्कली के संग कराएंगे तो ये क्लास 9th में आपने हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा कि मेटल की रिएक्शन एल्कली के संग यहां आपका सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आप फिर वही कहोगे कि अरे सर इसमें तो कितने मेटल कैसे लेंगे, क्या करेंगे? नहीं, यहां पे आप मेटल लोगे केवल एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, मतलब वो मेटल लोगे जिनके ऑक्साइड्स आपके एम्फोटेरिक होते हैं। अब बात आ गई कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप मेरा सॉल्ट वाला वीडियो देखो, उसमें बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है हमने। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, फिर भी यहां रेफरेंस के लिए थोड़ा सा बता दें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट reacts with both acid and base to give salt and water। नॉर्मली क्या होता है कि मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के संग रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर इनके जो भी आपके ऑक्साइड होंगे या हाइड्रोक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होते हैं, मींस Al2O3 PbO एंड ZnO। तो ये आपके एम्फोटेरिक। तो यहां पर हम वो मेटल लेंगे जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि Pb लेंगे। अच्छा, और एल्कली में तो आपको मालूम ही है NaOH या KOH। CaOH भी होता है लेकिन वो वीक होता है, इसलिए उसको नहीं कंसीडर करेंगे यहां पर। Pb प्लस NaOH। अब यहां पर जो सॉल्ट बनते हैं वो आपके बनते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब फिर भी एक बार रेफरेंस के लिए बता दें कि मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिनमें 2 कैटायन होते हैं, 2 कैटायन, जैसे कि NaAlO2। देखो एक ये कैटायन, एक ये कैटायन। तो यहां पे इस टाइप से अगर आप लेड ले रहे हो तो प्लम्बाइट, जिंक ले रहे हो तो जिंकाइट, इस टाइप से आपके वो बनेंगे। एल्यूमिनियम ले रहे हो तो एल्यूमिनेट, तो यहां क्या बनेगा आपका Na2PbO2 प्लस H2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन NaOH इज एडेड टू लेड। और यहां पे एल्कली क्या है, ये आपका हॉट एंड कॉन्क होना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहां ले लिया Zn प्लस NaOH gives Na2ZnO2 प्लस H2। फिर इसको आपने बैलेंस कर दिया, तो ये चीज हो गई। अब बात आती है यहां पर एल्यूमिनियम की। तो यहां पर हम एक चीज आपसे फिर कहेंगे, जैसे कि हम हर अपने इंपॉर्टेंट वाले उसमें बता देते हैं कि रिमेंबर, क्योंकि वाटर की रिएक्शन जब आप कराओगे किसी भी NaOH या KOH के संग, तो आप ध्यान रखना इसमें आपको वाटर भी ऐड करना है। मतलब कि ये आप एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपका बनेगा NaAlO2 प्लस H2, और इसको आप बैलेंस कर दो। यहां पर 2 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 2 हो गया, और ये 3 हो गया।
तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसीलिए हमने यहां पे रिमेंबर लिख दिया है और इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि जब हम इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम के संग रिएक्शन शो करेंगे तो हम उसके संग वाटर लगाएंगे और फिर इसको बैलेंस करेंगे। सेम ये मेटल के संग, सेम इनके ऑक्साइड के संग, जब आप इनके ऑक्साइड लोगे तो यहां पे आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सॉल्ट सारे सेम यही फॉर्म होंगे, यानी कि मिक्स्ड सॉल्ट फॉर्म होंगे। तो इस छोटे से चैप्टर में उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम जाते जाते आपसे ये बात कह रहे हैं कि टेबल आप पूरी कंप्लीट याद करना, कलर के संग पीपीटी लगा देना और अलोंग विद सॉल्युबिलिटी। भाई टेबल तो आपको याद करनी, कलर आपको याद करने, उनके आंसर्स कैसे लिखने वो हमने बता दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। अपना प्यार आप जैसे दे रहे हो देते रहो। टिल देन बाय बाय।